गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत जो विद्यार्थी आरएएस के इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं या जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ आर्थिक बिंदुओं की जानकारी इस वीडियो में लेना चाहता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि मेरे पूर्व के ज्ञान सुधा कार्यक्रम के तहत जो वीडियो जारी किए गए थे उसमें समसामयिक घटना चक्र जितने भी रहे हैं, समसामयिक घटना चक्र पर हमारा विशेष फोकस रहता है, क्योंकि यह मानकर चला जाता है कि आपके द्वारा विषय से संबंधित तैयारी निरंतर जारी है। तो हम अपने वीडियो में इस बात का बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आप करंट अफेयर्स के विषयों से जुड़े रहें और हर वीडियो में महत्वपूर्ण विषय को छूने का प्रयास किया जाता है। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं भारत की अर्थव्यवस्था के संबंधित कुछ ज्वलंत बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। पहला जो मेरा विषय रहेगा वह है कि इस समय अर्थव्यवस्था के सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं, चुनौतियाँ क्या क्या है, अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हैं और उनको किस प्रकार से निपटा जा सकता है। इंडियन इकोनॉमी किस सिचुएशन में चैलेंजेस को फेस कर रही है, तो इसके कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जैसे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहले तो मैं इस बात पर बताना चाहता हूं कि जीडीपी है क्या। विद्यार्थियों, एक वर्ष में एक देश आंतरिक संसाधनों से जो वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को योग कर दिया जाए, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अंतरिम मौद्रिक मूल्यों की योग को जो देश के घरेलू संसाधनों से उत्पन्न होता है। इसमें हम विदेशी जो हस्तांतरण या लेन देन होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है। तो पुनः मैं परिभाषित करना चाहता हूँ जीडीपी कि एक देश में एक वर्ष में जो घरेलू संसाधनों से अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को यदि हम जोड़ देते हैं तो वह जीडीपी कहलाती है। तो हाल में जो रेटिंग एजेंसियों और इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट ने भारत के विकास पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए 6% से घटकर 2.1% की बात की है कि जो विकास की दर जो है उसमें गिरावट की संकेत देते हुए ये बताया गया है। दूसरा जो बात कही है, क्योंकि विद्यार्थियों पिछले जो कोविड-19 का जो प्रभाव है उसने लगभग विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया और उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को भी कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो जब ये ज्वलंत बिंदु जिस पर आज मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ उसको आप यदि अपने साक्षात्कार के लिए और आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं तो आपको एक भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान आईना क्या है वह आपकी नज़र में होना चाहिए। तो दूसरा जो प्रभाव चुनौतियाँ हमारे सामने हैं वह है कोर उद्योग जो है, हमारी कोर उद्योगों में संकुचन हो रहा है, यानी उद्योगों का जो विकास है वह उस गति से नहीं हो पा रहा है। तो इसके संबंध में कहना चाहते हैं कि जून 2020 के जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें 8 कोर उद्योग है। विद्यार्थियों, अब ये ध्यान देने की बात है कि छोटे जो सवाल बनते हैं उनमें भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन से कोर उद्योग है। तो जहां एक तरफ कोर उद्योग में संकुचन की बात कर रहा हूं, तो कोर उद्योग कौन कौन से हैं भारत के, उसमें आपका कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, और इसके अलावा कोर उद्योग में हम ले रहे हैं प्राकृतिक गैस के बाद में रिफाइनरी उत्पाद, जो रिफाइनरी का प्रोडक्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट जो भी है। उसके अलावा उर्वरक, फर्टिलाइज़र, आयरन यानी इस्पात, स्टील एंड आयरन, और सीमेंट, बिजली, ये कोर उद्योग माने जाते हैं जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। तो इन उद्योगों में भी संकुचन दिखाया जा रहा है और उत्पादन में 15% की कमी जो हमारे जून 2020 के आंकड़े जो बता रहे हैं कि इस कोर इंडस्ट्री में गिरावट है वह 15% तक दर्ज की गई वर्तमान परिस्थिति में, जिस तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। तीसरे पॉइंट की हम बात करें, पहला जीडीपी में गिरावट आई, दूसरा कोर उद्योगों का संकुचन हुआ,
तीसरा, गरीबी व बेरोजगारी में वृद्धि। यानी अर्थव्यवस्था की मैं चुनौतियों की बात कर रहा हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय किन चुनौतियों में से होकर गुजर रही है। तो ये हाल ही के दिनों में बेरोजगारी में भी वृद्धि दिखाई दी कि लॉकडाउन के कारण जितने भी बड़े कारखाने व छोटे उद्योगों में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा और जिससे व्यापक स्तर पर लोगों के आजीविका प्रभावित हुई और गरीबी और बेरोजगारी में तेज़ी से वृद्धि दिखाई दी। इसके अलावा एक इफ़ेक्ट और दिखाई दिया इकोनॉमी में, उसको कह रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन, इस टर्मिनोलॉजी को भी समझें कि रिवर्स माइग्रेशन है क्या। देखिए, विकास के दौर में हमेशा ये होता है कि ग्रामीण लोग क्षेत्र से लोग प्रवासी होकर शहरों की तरफ जाते हैं और कृषि से हटकर उद्योगों की तरफ लोगों का एक प्रवाह चलता है। लेकिन लॉकडाउन के बाद और ये कोविड-19 के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जो शहरी क्षेत्र में लोग थे वो ग्रामों की ओर लौटने लगे, गांव की ओर लौटने लगे। तो रिवर्स माइग्रेशन की सिचुएशन दिखाई दी और यह जो है निर्माण, विनिर्माण के अलावा समस्त आर्थिक गतिविधियों के जब बंद होने से प्रवासी जो भी है वह महानगरों में जो रहते थे वह अब गांव की ओर लौटने लगे, जिससे एकदम उन महानगरों में के सामने लेबर की समस्या उत्पन्न हो गई। इसके अलावा जो और चुनौती सामने दिखाई दे रही है वह ग्रामीण क्षेत्र की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, जो कृषि आधारित मुख्यतः होती है और स्थानीय उद्योगों पर जो निर्भर करती है, कि मांग में गिरावट। यह भी एक विशेष स्थिति सामने आई कि लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी कृषि गतिविधियां लगभग ठप हो गई, जिससे कृषकों की आय कम होने लगी और आय कम होने के कारण जो उनके द्वारा आय से जो मांग जनरेट की जाती थी, जो वे कुछ वस्तुएं खरीद पाते थे, उनके का में भी कमी आने लगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में है इनकम घटने के कारण मांग में कमी दर्ज की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और नाबार्ड के अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों की आय है वो लगभग स्थिर हो गई। अब इसके लिए समाधान क्या हो सकते हैं? समाधान के तौर पर यही देखा जा सकता है कि जो समाज में सबसे कमज़ोर व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने और आर्थिक विकास तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सहायक हो सकता है। यानी इस तरह के तत्कालीन उपाय किए जाएं, करने की आवश्यकता है जो महामारी को रोके और साथ ही जीवन बचाने की दिशा की तरफ अग्रसर हो। दूसरा ये कहा जा सकता है कि बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना, यानी हॉस्पिटल फैसिलिटी या इस प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार किया जा सके, जिससे कि एक बार व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को संभाले और फिर अर्थव्यवस्था या आजीविका की तरफ वो अग्रसर हो। साथ ही साथ रिवर्स माइग्रेशन रोकने का भी प्रभाव हमें देखना है कि जो रिवर्स माइग्रेशन के कारण छोटे और पिछड़े राज्यों में जो छोटे और मध्यम उद्योग जैसे हैं, कुटीर उद्योग, हाथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प है, खाद्य प्रसंस्करण है और कृषि कार्यों को अब आरंभ करने की तरफ प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने चीन एक ऐसा उदाहरण है जिसने जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में विकसित कर न केवल बड़े पैमाने पर रोज़गार को बढ़ावा दिया, बल्कि देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना को बढ़ाना की बात की। तो यहाँ आपको बहुत बड़ी जो ध्यान रखने का है कि स्वास्थ्य संबंधी सुधार किया जाए, लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराकर उनके जो है वह वित्तीय स्थिरता को प्रदान करने के लिए आजीविका के स्तर की तरफ अग्रसर करने पर ध्यान दिया जाए और जो रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है उसको रोकते हुए जो कुटीर उद्योग क्षेत्र है, हथकरघा है, इनकी तरफ वापस उनको पुनरुत्थान करने की आवश्यकता है। और जैसा कि चीन के उदाहरण दिया कि किस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र में चीन ने विनिर्माण क्षेत्र में चीन ने जो प्रयास किए, उस प्रयासों को ध्यान में रखते हुए जहाँ एक तरफ इस पर ध्यान दोगे तो रोज़गार बढ़ेगा और दूसरी तरफ ये होगा कि अवसंरचना जो है, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वृद्धि होगी। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी हमें देखना है कि विदेशी निवेशकों के मन में जो चीन के प्रति शंका की भावना आई, चीन के जिस तरह की गतिविधियों से चर्चा में रहा है चीन, तो इससे जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है
वो चीन में इन्वेस्ट करने की बजाय कहीं और इन्वेस्टमेंट को तलाश रहे हैं और उस तलाशी का भारत को लाभ लेना चाहिए कि वो उनको भारत में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सकें, जहाँ जिससे भारत में एक बार फिर उद्योगों की स्थापना होगी, रोजगार बढ़ेगा और नई कंपनियां इधर की ओर अग्रसर होगी। इसके लिए अब हमें देखना है कि ये तो हमारे तरफ से ये हुआ कि इस तरह की आवश्यकता है। अब सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं इन दिनों में, सरकारी प्रयास किस प्रकार अर्थव्यवस्था को संबल देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह हुई कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। विशेष आर्थिक पैकेज, जैसा कि आपने पिछले समय में एक न्यूज़ में सुना होगा कि विशेष आर्थिक पैकेज दे करके अर्थव्यवस्था को गतिशील करने का प्रयास किया गया और सरकार द्वारा पूर्व घोषणाएं तथा आरबीआई द्वारा दिए गए निर्णयों को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज जो है वह इकोनॉमी को गति देने के लिए उपलब्ध कराया जाने लगा। इसके अलावा है कि आर्थिक पैकेज भारत के जीडीपी में लगभग 10% के बराबर है और इस पैकेज से भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। सरकार द्वारा इस पैकेज की घोषणा में प्रत्यक्ष उपायों में सब्सिडी, इसके अलावा डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट्स है और वेतन का भुगतान आदि भी शामिल की गई, जिसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक सीधे ही पहुंच सके। साथ ही साथ सरकार ने प्रयास किया कि एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया, यानी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, इनकी डेफिनेशन को बढ़ाने, इनकी लंबे समय से मांग थी, इसको बढ़ाने का प्रयास किया सरकार ने। और इसके आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लघु उद्योग लघु ही बने रहना चाहते थे, क्योंकि इनके उद्योगों को अनेक लाभ मिलते हैं। अतः एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव की लगातार मांग रही है और इसमें चेंज किया गया। इसके अलावा सरकार ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में हम कह सकते हैं, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट है, और दूसरा है आयुध निर्माण बोर्ड की पहल पर बल दिया गया और साथ ही साथ आयुध निर्माण बोर्ड का निगमीकरण भी किया गया। निर्माण बोर्ड का निगमीकरण भी किया गया। साथ ही साथ सामाजिक अवसंरचना के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश को बढ़ाने का प्रयास किया गया और इसके लिए निजी निवेश बढ़ाना और इसके लिए व्यवहारिता अंतराल अनुदान योजना को प्रयुक्त किया जा रहेगा। साथ ही साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्राप्त आंकड़ों अनुसार जून 2020 में जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा में 62 मिलियन लोगों में रोजगार की मांग रही है और उनको क्षेत्र में रोजगार दिलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। लोगों के आर्थिक सद्व्यवहार को प्रोत्साहित करने, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए तत्काल नकद हस्तांतरण हेतु सरकार ने एक जो नया कंसेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की योजना पर भी विचार किया जा रहा है और इस पर विचार किए जाने से इस क्षेत्र को गति प्रदान होगी। तो विद्यार्थियों, यह एक इस प्रकार का टॉपिक मैंने आपके समक्ष रखा, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में यदि आपसे कोई कहा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या दिशा है, तो आपके सामने जो मूल बिंदु है जिस पर आपको ध्यान आकर्षित करना है, फोकस करना है, चाहे वो साक्षात्कार में हो या कहीं ले आपको इस तरह का डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना हो, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जीडीपी से इफेक्ट हो रही है, कोर उद्योगों में संकुचन हुआ है, गरीबी और बेरोजगारी की दर बढ़ी है, रिवर्स माइग्रेशन बहुत हुआ, शहरों से वापस गाँवों की तरफ लोग लौटे हैं, जिससे स्थानीय उद्योग प्रभावित हुए और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में डिमांड में बहुत गिरावट आई और स्पेशल कृषि क्षेत्र की डिमांड में गिरावट को देखने को मिले। अब इसके लिए समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही हो सकता है कि जो कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट है उसमें इस प्रकार पहले जो है वो स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना को मजबूत किया जाए, लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान पर सुधार करते हुए उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर आगे की तरफ प्रेरित किया जाए, रिवर्स माइग्रेशन को रोका जाए, साथ ही साथ विनिर्माण क्षेत्र पर विकसित करने का
बात कही गई है, क्योंकि इससे क्षेत्र में चीन हमारे सामने उदाहरण है कि उसने विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित कर जहां एक तरफ रोजगार को बढ़ाया, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना को भी मजबूत किया। तो ये प्रयास के सुझाव के रूप में आप कह सकते हैं कि इस तरफ सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और जो सरकारी प्रयास जो है इसके अंतर्गत आपको बताया गया, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया, जो विशेषकर इस जीडीपी के 10% के बराबर है। और यह पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों को ध्यान में केंद्रित करके उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। एमएसएमई के लिए इस तरह की मैंने अपने पूर्व की वीडियो में भी बताया था कि सरकार का इस तरह का प्रयास है कि एमएसएमई के द्वारा एक बार रोजगार को अपलिफ्ट किया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है। रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया की पहल है, आयु निर्माण बोर्ड का निगमीकरण है, और इसके अलावा सरकार जो है वह मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की बात है, या यूनिवर्सल बेसिक कंसेप्ट पर विचार करना है। आदि इस तरह के प्रयास है जिससे अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान की जा सकती है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो को ध्यान से सुने। अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, अतः आपको आज के वीडियो में मैं जिन टर्मिनोलॉजी पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जीडीपी, कोर उद्योग, रिवर्स माइग्रेशन और यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मेक इन इंडिया, ये एक आत्मनिर्भर भारत, ये ऐसे बिंदु है जिनको आप कहीं आपको उपलब्ध हो जाए, नहीं तो आगे की वीडियो में मैं इन बिंदुओं को अलग से लेते हुए इनको परिभाषित करने का प्रयास करूंगा, ताकि अगर छोटे सवाल आएँ तो आप किस प्रकार उनका उत्तर दे सकें। धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आपके लिए शुभकामनाएं देते हुए कि आप अपनी तैयारी और आत्मविश्वास को प्रबल रखें, ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल हो सकें। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही मैं अर्जुन सिंह उज्ज्वल आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।